बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आता है। क्लास 10th के बच्चे जो भी ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे डिफिकल्टी का क्वेश्चन लगा रहे हैं, उन गधों को एलसीएम निकालना नहीं आता है, उनको स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना नहीं आता है, उनको ट्रांसपोज करना नहीं आता है, और उनको ये बात पता भी नहीं होती। वो लोग ट्रिग्नोमेट्री को डिफिकल्ट चैप्टर बनाकर अपना और अपने पेरेंट्स का सत्यानाश करते हैं। आप लोग को ये बात शायद नहीं समझ में आ रही होगी, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, आपके सामने क्वेश्चन लाकर और आप सभी को बताकर कि प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी क्या है दिखाता हूं। आइए चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन के हेल्प से कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री में। आप देखेंगे, समझेंगे कि है तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लास 10 तक सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। पर बच्चे अपने पुराने क्लासेस के, जिसको आप कह लीजिए 6, 7, 8 के मैथ्स के कॉन्सेप्ट में उतने अच्छे नहीं होते हैं, उन्हीं बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। मैंने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर यूज किया है ताकि पेरेंट्स को भी समझ में आए, जिनको मैथ्स की उतनी जानकारी नहीं है उनके लिए भी है, और जो पेरेंट्स काफी खुद अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं वो भी समझें कि आपका बच्चा एक्चुअली प्रॉब्लम करता क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं उनका सिर्फ यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि बच्चे को समझ में तो सब आता है, एग्जाम में पता नहीं क्या करता है। बहुत सारी बातें होती है इनके बीच में, आपको वो समझनी पड़ेगी। उसके एग्जाम्पल के लिए ये एक वीडियो है। देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि भैया मेरे पास एक स्टैच्यू है जो आप लोग देख पा रहे हैं, एक पेडेस्टल के ऊपर रखी हुई है। पेडेस्टल नीचे रखा है, मतलब पेडेस्टल मतलब वो बेस जिसके ऊपर हम एक स्टैच्यू को रखते हैं। तो स्टैच्यू की हाइट आपको 1.6 दे दिया गया है। अब आपको क्या बोला गया है कि जो पेडेस्टल है उसका हाइट आप पता करो। तो उसके लिए हिंट क्या दिया है? उसके लिए हिंट ये दिया है कि एक पॉइंट है, मान लीजिए डी, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। उस डी से जो उस स्टैच्यू का जो बेस है उसका एंगल 45 डिग्री है और टॉप का एंगल 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जब वो आपसे हाइट ऑफ द पेडेस्टल पूछ रहा है, मतलब वो इस डायग्राम के हिसाब से आपसे बीसी की हाइट जानना चाहता है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे एसी की वैल्यू जो है वो बनेगी ए बी प्लस बीसी के बराबर। आपको ए बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितना है 1.6। तो अगर आप एसी की वैल्यू निकालने जाएंगे तो वो आ जाएगी 1.6 प्लस बीसी। ये बहुत आम चीजें हैं इन क्वेश्चंस में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम बच्चों को कहते हैं कि आप एंगल के हिसाब से आपको क्या दिया हुआ है उस ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर भी होता है, बेस भी होता है, हाइपोटेन्यूज भी होता है। पर इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर जो कि आपका एसी है और बेस आपका जो डीसी है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन की बात कर रहा है। तो जब परपेंडिकुलर और आपके बेस के बारे में बात करते हैं तो हम लोग टैन वाला सिंबल लगाते हैं। ये बहुत आम चीज है बच्चों के लिए याद करने वाली कि अगर भैया परपेंडिकुलर और आपके बेस की बात हो रही तो टैन लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर बन के आ रहा है टैन 45 में वो बीसी है और ये बन के आ रहा है डीसी। अब देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है। आपको क्वेश्चन में बीसी का वैल्यू नहीं दिया है और ना ही आपको डीसी का वैल्यू दिया है, पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब डीसी को ट्रांसपोज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि डीसी का वैल्यू बीसी के वैल्यू के बराबर होता है। यहां पर कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट से लेकर जब मैं सी तक आऊंगा इसका हाइट, और डी से लेकर जब मैं जाऊंगा सी तक, इन दोनों का वैल्यू सेम है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब ये वाला करने के बाद हम जो दूसरा एंगल है उसको पकड़ते हैं। अब दूसरा एंगल यहां पर क्या दिया हुआ है, दूसरा एंगल आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है tan 60 डिग्री। tan मतलब वही वापस परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। फिर से tan का मतलब होता है वो P अपॉन बी, एंगल चेंज होता है। तो यहां पर tan 60 की वैल्यू आपकी आती है √3, और इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर जो tan 60 डिग्री है उसका जो टॉप पॉइंट है ए भी लिया जाएगा, तो ए से लेकर सी तक, तो ये हो जाएगा AC, और बेस जो है आपका फिर रहेगा वही BC। अब इसको फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका AC का वैल्यू है वो आता है DC √3। ये जो वैल्यू अब यहां पर आई है जो कहती है AC इक्वल टू DC √3, इसको यहां पर लाने के बाद मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। यहां पर देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा है कि AC की जो वैल्यू है वह DC √3 है। उसी के साथ साथ हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा था कि AC की वैल्यू 1.6 BC हम रख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जहां पर AC है वहां पर मैं लिख रहा हूं 1.6 प्लस BC। और हमने पिछले स्लाइड में यह भी देखा था कि हम DC की वैल्यू को, यहां पर देखिएगा, हम DC की वैल्यू को BC में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पर जो ये DC रखा हुआ है यहां पर लिख दिया है BC √3। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, जब हम इसको ऐसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इक्वल टू BC √3, या इसको आप √3 BC लिखिए, एक ही मतलब है, माइनस BC। अब यहां पर देखिएगा, यहां से जो अब है धीरे धीरे बात थोड़ी समझेंगे सभी। अब जब एक वेरिएबल और एक रूट रखा जाता है और वेरिएबल, तो यहां पर एक अच्छा तरीका होता है इसको सिंप्लीफाई करने का, बाहर निकालने का, वो कॉमन को।
तो यहां पर BC कॉमन है दो अलग टर्म्स में। तो अभी BC अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर ब्रैकेट में जाएगा √3 और ये BC हो जाएगा -1, ये कॉमन निकालने का। अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस √3 -1 को ट्रांसपोज कर देंगे दूसरे साइड, जिसके कारण हमारा इक्वेशन बन के आएगा, वो होगा 1.6 अपॉन √3 -1। कई बच्चे यहां तक सॉल्व करने के बाद आते हैं, बोल सर अब क्या करें, हो गया अब सॉल्व कैसे करें, ना ही हमको √3 का वैल्यू दिया है। देखिए भैया, आप सभी ने क्लास 9th में एक टॉपिक सीखा है रैशनलाइजेशन। जिनको पूरा याद नहीं है उनके लिए छोटी सी बात, अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में कभी भी कोई वैल्यू रूट में है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। वो कैसे होता है कि आपके पास जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसी को ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। पर मल्टीप्लाई करते वक्त ये बात ध्यान रखिए कि साइन को अपोजिट, वहां पर √3 -1 था तो वहां हो जाएगा √3 + 1। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब √3 -1, √3 + 1 ये बच्चे पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से, आइडेंटिटी होती है a² - b² दैट इज इक्वल टू a + b a - b। गौर फरमाइए पेरेंट्स, बच्चे इस इक्वेशन को √3 -1, √3 + 1 को नहीं समझ पाते हैं कि यहां हमको a - b a + b लगाना है। इसको लगाने से क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a का वैल्यू यहां पर √3 है तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर BC की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर पे तो रहेगा 1.6 सेम, √3 + 1, नीचे हमारा जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। एक बार मैं इसको यहां से मूव कर दूं। अब आप देखिए यहां पर आप देखेंगे ये √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 आएगा। अभी 3 - 1 अगर आप लोग करते हैं, अगर आप कभी भी 3 - 1 करते हैं तो आपको वहां पर आंसर मिलता है 2। तो इसको मैं यहां से हटाकर यहां पर पुट कर देता हूं 2। अब ये जो 2 है इसको यहां से डिवाइड कर लेगा और आंसर आएगा 0.2। तो BC का वैल्यू आ जाता है 0.8 √3 + 1। ये आपका आंसर आया। जितने भी लोग इस क्वेश्चन को देखने वाले के आराम से स्टेप बाय स्टेप तो सारे बच्चे तो कर गए, तो हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट तो उसमें पार्ट है नहीं। पर देखिए समझिए, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहां पर बातों को रखने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली वैल्यू, ये वाला, ये आसान पड़ता है बच्चों से, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बच्चे देख के समझते हैं। ये वाला भी, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ जाता है। ये जो आप लोगों ने सब्सटीट्यूशन यहां पर किया है, यहां पर ट्रांसपोजिशन किया है, बहुत माइन्यूटली, पर बच्चों को यहां दिक्कतें आती है। इसके बाद इस पॉइंट पे आते हैं, इस स्लाइड में तो अभी जो आपके सामने है यहां तो बच्चों को बहुत तकलीफें आती है। ये तो हमने किया सिर्फ सब्स्टिट्यूट। फर्स्ट ऐसा बताया आप लोग को, ऐसा अगर रूट में और एक कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो उसको कैसे कॉमन निकालना है या कौन सा ऑपरेशन किया जाए, उनको नहीं पता होता। अब ये वाला रैशनलाइजेशन, यहां बच्चे अटक जाते हैं। इसको सॉल्व करते वक्त यहां पर आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, बच्चे वहां अटक जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में वैसे कोई खास डिफिकल्ट चीज थी नहीं, पर कई चीजें जो रैशनलाइजेशन हुआ, आपका ट्रांसपोज हुआ, ये सारी चीजें 6, 7, 8, 9 की है। तो इसका समाधान क्या है, देखिए इसका समाधान सिर्फ सिंपल सा है कि हम बच्चों को उनकी गलतियों को पहचान कर उस पर काम करने के लिए प्रोत्साहन दें। किसी भी गार्जियन का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये अगर बच्चा गलती कर रहा है तो पहले समझाकर उसको उसकी गलत सुधारने का मौका दिया जाए। ना सुधरे तो अगर पेरेंट्स एक दो चपट लगाते हैं तो इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अपने ही बच्चे हैं, आराम से लगाइए, ये कीजिए। और बच्चों से ये अनुरोध है कि अगर आपको पता है कि आपके चीजों में, ना सॉरी, कॉन्सेप्ट्स में आपके पुराने क्लासेस के प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने रेस्पेक्टिव टीचर के पास जाकर पुराने क्लासेस के इस जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की प्रॉब्लम है आपके साथ, उसके क्वेश्चंस निकालिए, 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की ये है कि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता खुद के ऊपर। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस करते करते अपनी गलतियों को पहचानो, उन गलतियों को रेक्टिफाई करो और उसके बाद उसको फिर और इस तरीके से जितने क्वेश्चन हो सके सॉल्व करो। मैथ्स में प्रैक्टिस करने का जो एक लेवल होता है वो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जब इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो कि एग्जाम में जाके लगे हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये फर्स्ट स्टेप में ये वाला काम करना है, सेकंड में ये करना है, थर्ड में करना है, आंसर आएगा मेरा। इसलिए कहा जाता है मैथ्स में आप जितने हो सके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बच्चों को क्या लगता है कि हमने इस वैरायटी के 2-4 सवाल कर लिए, हो गया, वहीं आप लोगों की गलती होती है। आप में और जो मेहनती बच्चा जो टॉपर बनता है, फर्क सिर्फ इतना है, वो मैथ्स में बहुत क्वेश्चन सॉल्व करता है, इतने 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 कर लेता है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सब बातें बैठ जाती है कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कब कौन सा स्टेप फॉलो करना है, कौन सा फॉलो नहीं करना है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है और प्रैक्टिस में गलती करते हो अगर तो उसको ठीक करने से आती है।
आई होप आप सभी पेरेंट्स को और बच्चों को जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है। अगर कोई लग रहा है कि मैंने बहुत सेंसिबल नोट पे वीडियो बनाया है तो प्लीज शेयर इट टू एज मच एज यू कैन।